सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो तुम इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके आराम से देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट में अपना ओपिनियन देना ना भूलना। तो चलो वीडियो को फटाफट से कर लेते हैं शुरू। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर दिखाते हुए, जो कि अपने फोन में कुछ देख रहा होता है। क्रोम नहीं देख रहा होता है, वो फोन में इतना गुस्सा होता है कि वो एक बंदे से टकरा जाता है। जो बंदा गुस्से में आके हमारे मेन कैरेक्टर को दो चार गाली देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अच्छे बच्चे की तरह माफी मांग के वहां से चला जाता है और अब अपनी लाइफ को कोस रहा होता है और सोच रहा होता है काश मैं इस दुनिया में अकेला होता। हमारे मेन कैरेक्टर इतने कहने की देरी थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी येलो कलर की लाइटनिंग आके डायरेक्ट बिल्डिंगों से टकराती है, जिसके वजह से चारों तरफ कियोस छा जाता है, कारें उड़ने लगती हैं। यहाँ पे लोग समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, तभी एक और लाइटनिंग बोल्ट बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और ये सब अभी काफी नहीं था कि आसमान से बहुत सारे लाइटनिंग बोल्ट और गिरने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उसे अपनी ओर बुलाता है। मतलब लोग मर रहे हैं और बंदे को चाहिए सेटिंग बाजी, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आके लड़की के ऊपर सीधा गिर जाती है और लड़की की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। मतलब एम्बुलेंस को लोगों की जान बचाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार किसी की जान लेते हुए देखा है। और इधर हमारा हीरो रो रहा है और भागे जा रहा है और सोच रहे कहीं सपना तो नहीं। और तभी उसको सपने से जगाने के लिए उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और हीरो पहले ही एपिसोड में मर जाए उससे पहले ही हमारा हीरो किसी और वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और उस जगह पे भी लाइटनिंग बोल्ट गिर रहे होते हैं। और एक्चुअली में हमारा मेन कैरेक्टर ही ये लाइटनिंग बोल्ट होता है और वो यहाँ पर सबसे पहले अपनी आंखें खोल के बोलता है, यार मैं नंगा क्यों हूँ। और वो अभी शॉक में होता है, लेकिन उसका शॉक 2x हो जाता है जब वो आसमान में देखता है। वहाँ वो क्या देखता है, वहाँ पर लायन देखते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं और साथ में देखता है दो चंदा मामा, जिसको देखकर वो बिल्कुल शॉक में चला जाता है। और तभी उसे एक आवाज आती है, फिर वो खड़ा होके देखता है, उसे एक मिलता है सरप्राइज जाइंट बियर। पर वो जाइंट बियर हीरो को खा पाता उससे पहले ही एक भेड़ियों का झुंड आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एक डॉक्टर के पास, जो कि बोल रहा था तुम कह रहे हो कि तुम जब आंख अपने खोले तो तुम एक ऐसे जगह पे थे जहाँ पर जाइंट बियर और काफी सारे मॉन्स्टर और दो चांद थे। और वो अपने डायरी में कुछ लिख भी रहा होता है। और हीरो की स्टोरी ने डॉक्टर को सोचने में मजबूर कर दिया कि तुम ऐसी खतरनाक जगह से तो वापस कैसे आए, लेकिन हीरो कुछ भी नहीं बोलता। फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जाइंट बियर को वुल्फ का ग्रुप खा रहा होता है और हमारे हीरो की ये सब देखकर फटी पड़ी है। लेकिन तभी एक छोटा सा वुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है, जिसे देखकर हीरो की बिल्कुल फट जाती है और वो बिल्कुल जान लगा के भागता है। लेकिन तभी सिस्टम से आवाज आती है कि उसका स्टेमिना 1% से इंक्रीज हो गया है, जिसे सुनकर हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में एक पत्थर से टकरा के वो पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। वो बच तो जाता है, लेकिन वो सोचता है ये अजीब सी आवाज कहाँ से आई थी। फिर वो इधर उधर देखता है और उसे कुछ फ्रूट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है क्या ये फ्रूट्स खाने में सेफ भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ चींटियों पे जाता है जो कि उस फ्रूट्स को खा रहे होते हैं। फिर वो समझ जाता है कि ये फ्रूट्स खाने लायक हैं, तो वो अपना ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उस फ्रूट्स को खा लेता है। तभी उसे झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आती है। देन एक जाइंट स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जाइंट स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर को खा पाता, लेकिन उससे पहले ही उस स्नेक के ऊपर एक जाइंट मेंढक अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। ये तो फूड चेन बिल्कुल उल्टा ही हो गया, जिसे देखकर हीरो भी लाइक ये जगह सच में अजीब है। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम गुजर जाता है और उसे इस जगह पर रहते हुए 67 दिन बीत चुके हैं और साथ ही वो भेड़ियों का झुंड अभी भी उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर हमारे हीरो की फटी पड़ी है और वो सोच रहा था कि मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वरना ये मुझे कभी भी खत्म कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक चीजें इस वर्ल्ड के अंदर हैं, तो इसे जल्दी से एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर एक और टाइम स्किप आता है और अब इसे इस जगह पर रहते हुए 1 साल हो चुके हैं और हमारा हीरो केला तोड़ने का ट्राई कर रहा है, जो कि उसके साइज के डबल है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा झेल कैसे पाएगा। और तभी सिस्टम से आवाज आता है उसके स्ट्रेंथ भी लेवल 1 से इंक्रीज हो गया है, जो कि देखने में ही लग रहा है कुछ ज्यादा ही मस्कुलर हो चुका है और इसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इस जगह पर ही ये ढलने का कोशिश करता है और साथ में ही ये भेड़ियों का झुंड इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। ऊपर देखने में पता चलता है कि ये आवाज एक किंग कॉन्ग की है, सस्ते किंग कॉन्ग की। वो हमारे हीरो पर
एक तगड़ा पंच मारता है, लेकिन हमारा हीरो इजीली उसको डॉज कर देता है। और इस सस्ते किंग कॉन्ग की अकल थोड़ी सी घुटने में होती है, क्योंकि वो उसी डाली पर जाके खड़ा हो जाता है जिस पर उसने सुपर पंच मारा होता है। इस वजह से वो डाली टूट जाती है और वो डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरने लगता है। और इस सस्ते किंग कॉन्ग के गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमारा क्यूट सा भेड़िया उसके इम्पैक्ट से दूर फेंका जाता है और उसके पैर में चोट भी लग जाता है। लेकिन ये भेड़िया हमारे हीरो जितना डरपोक और कमजोर नहीं है और वो सस्ते किंग कॉन्ग को चैलेंज कर देता है, जिससे किंग कॉन्ग गुस्सा और एक सुपर पंच देकर मारता है। देन वो क्यूट भेड़िया फिर से हवा में उड़ जाता है और तभी हमारा हीरो पीछे से आता है और किंग कॉन्ग की आंख ही फोड़ देता है। और किंग कॉन्ग भी लाइक हमारे हीरो को पकड़ता है और एक टॉय के तरह उठा के फेंक देता है और हीरो पेड़ से जाकर भिड़ जाता है। और इसके बाद वो किंग कॉन्ग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी सीन कट हो जाता है और हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो पूछता है, क्या तुमने सचमुच ये सब कुछ किया था? फिर हीरो कहता है कि मैं लड़ाई से भाग नहीं सकता था और ये कोई सल्यूशन भी नहीं था, और मैं जहाँ कहीं भी जाता वहाँ का रूलर मेरी लेने के पीछे पड़ा होता। सीन वापस आता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर घायल होता है और सस्ता किंग कॉन्ग अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और जैसे अटैक करने वाला होता है वहीं पर अचानक से बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं बीच में और हमारे मेन कैरेक्टर की जान बचा लेते हैं और उस सस्ते किंग कॉन्ग को खा जाते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि यही उसका एंड है। लेकिन ये सारे के सारे भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमारे बंदे ने इस क्यूट से भेड़िए को बचाया है और असल में वो क्यूट भेड़िया इस रेड फॉक्स ग्रुप का लीडर का बेटा है। और इसके बाद एक और टाइम स्किप आता है और हमारे हीरो को यहाँ पर रहते हुए 2 साल बीत चुके हैं। वो भेड़ियों के ग्रुप के साथ रहता था, उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के ट्रेनिंग करता था, उन्हीं के साथ घूमता था। और देख के ऐसा लगता है कि उन भेड़ियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। और ऐसे ही हमारे हीरो को इस जंगल में 31 साल हो जाते हैं और इसे ना तो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पता है और ना ही यहाँ पर कोई और इंसान है। लेकिन यहाँ पे रहते हुए हमारा बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जो कि एक स्नेक को मार देता है और एक बॉर को इजिली अकेले ही मार देता है, वो भी एक शॉट के अंदर। और उसके बाद एक और टाइम स्किप और उसे यहाँ रहते हुए 120 साल हो चुके हैं। वो डेली सर्वाइवल के लिए हंट करता, इसी बीच उसने काफी दोस्त बनाए और कुछ को खोया भी। और हमारा हीरो अपनी सारी उम्मीद खो चुका था। तभी सीन दोबारा से डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट होती है। डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, तो तुम वहाँ पर 500 साल रहे थे और भेड़ियों के राजा बने और इंसानों से 500 सालों तक बात नहीं किया, तो वापस कैसे आए? और तभी सीन शिफ्ट होता है किंग कॉन्ग और रेड वुल्फ पर, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं मूनलैंड पर कब्जा करने के लिए। और हमारा हीरो भी उसी फाइटिंग एरिया में है और वो एक किंग कॉन्ग के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन वो तभी फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है, वो भी अर्थ पर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि 2 लोगों के साथ कहीं जा रही होती है और वो अपने फोन में देख रही होती है रेडियो वेव सिग्नल्स को। और तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि डायमेंशनल एनर्जी 4 से बाहर थी। और तभी दूसरा बंदा बोलता है, जल्दी से पोर्टल कंट्रोल टीम को मैसेज भेजो। जैसे ही वो लड़की मैसेज सेंड करती है उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और यहाँ से भागना शुरू कर देती है। और एक सोल्जर की इतनी फट जाती है कि उसकी पैंट ही गीली हो जाती है, लेकिन लड़की फाइट के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ टाइम दूंगी, उतने में तुम यहाँ से भाग जाना। इतने में ही वो दूसरा ऑफिसर इमरजेंसी टीम को मैसेज कर देता है हेल्प के लिए। पर तभी पोर्टल से एक ह्यूमन की परछाई निकलती है, जिसको देखकर जो लड़की अभी पहले बाहुबली बन रही थी वो अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। और जो बंदा पोर्टल से निकलता है वो होता है हमारा हीरो, जो कि एक डेडलिस्ट लुक के साथ बाहर आता है, लेकिन बाहर आते के साथ बेहोश। पर ऑफिसर भी लाइक एक और इंसान पोर्टल से बाहर आ गया। और इस तरफ ये लड़की सोच रही होती है, इस बंदे के आने से इतनी ज्यादा प्रेशर निकला जो मैंने आज तक बहुत ज्यादा ही खतरनाक डंजन के अंदर बॉस के अंदर से भी महसूस नहीं किया। और अब सीन आता है प्रेजेंट में, जो कि डॉक्टर बोलता है थैंक यू और कहता है तुम्हारी गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ये सारे हंटर के साथ शेयर किया जाएगा और अब तुम काफी हेल्दी लग रहे हो, तो तुम्हें अब जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। और बंदा भी डॉक्टर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने 1000 सालों के बाद किसी इंसान से बात किया, इसके लिए थैंक यू तो बनता ही है। हमारे मेन कैरेक्टर से डॉक्टर भी बोलता है, तुमने हमारे साथ एक वैल्यूएबल कहानी शेयर की है तो हमें थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है और सोचता है ये पेशेंट सच में इंटरेस्टिंग है और इसने जो कहानी सुनाई इससे ये एक अच्छा नोवेलिस्ट बन सकता है। मतलब समझ रहे हो, डॉक्टर को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर सीन सीधा जाता है अवेकनर ब्यूरो पर। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है
उसी लड़की को जो उस पोर्टल के पास होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर निकला था। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के कार्ड को देखने के बाद बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर ये बंदा बोलता है क्या जो है सही है। फिर ये लड़की बताती है कि इसमें लिखा है कि वो बंदा एक एफ रैंकर है। तो ये बुड्ढा भी लाइक हाँ वो एक एफ रैंकर ही है, ये बहुत ज्यादा अलग ही पेशेंट है। अगर ये एक ई रैंकर होता तो इसको थोड़े बहुत एडवांटेज भी मिल जाते हैं। ये लड़की उस कार्ड को देखते हुए बोलती है ये कैसे हो सकता है कि वो एक एफ रैंकर है। अगर वो एक एफ रैंकर है तो वो एक मामूली इंसान हुआ, तो वो कैसे उस पोर्टल से बाहर आ सकता है। तो बुड्ढा बताता है हो सकता है कि वो एक लकी बंदा हो। और वो बुड्ढा इस लड़की को उसका रिपोर्ट भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है ये एक PTSD का पेशेंट है जो रिटर्नर्स को कभी कभार हो जाता है। और साथ में उसमें ये भी लिखा होता है कि ये एक वुल्फ की तरह बिहेव कर रहा है। और उस लड़की को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो पूछती है क्या ये सच में उसी बंदे का रिपोर्ट है। तो ये बुड्ढा बोलता है हो सकता है कि वो एक एफ रैंकर ना हो क्योंकि वो एक रिटर्नर है, तो हमें उसे उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। फिर ये लड़की बोलती है मैं सारे डॉक्यूमेंट खुद जाके उसको दूंगी क्योंकि इस लड़की को खुद चेक करना होता है। फिर सीन जाता है हमारे हीरो पर जिसको अर्थ पर आए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। पहले वो धरती पर आने के लिए तड़प रहा था, लेकिन जब से वो धरती पर आया है तब से वो अजीब सा फील कर रहा है। और कमेंट में जरूर बताना इस सीरीज को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एंजॉय करो वीडियो। तभी एक नर्स रूम में आती है और बोलती है खाना खाने का टाइम हो चुका है, जिसे देखकर हमारे हीरो के पेट में चूहे कूदते हैं। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको ऐसा लग रहा था कि वो 1000 सालों तक उस प्लेनेट पे रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आएगा तो इसकी फैमिली फ्रेंड सारे के सारे मारे जा चुके होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस यहाँ पर 10 साल बीता है, वहाँ 1000 यहाँ पे 10। और यहाँ पे इसको पता चलता है कि उसकी मम्मी और पापा उसी दिन डंजन ब्रेक में मारे जा चुके थे, लेकिन इसका भाई अभी भी जिंदा है। ये पढ़ते इसका मत्था बिल्कुल फिरक जाता है। वो यहाँ से डायरेक्ट गेट खोल के बाहर भाग जाता है और सबसे बोलता है मुझे उस टकले डॉक्टर से मिलना है। वहां पहुंचते हीरो टकले से बोलता है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है और मुझे उसको ढूंढना है, तो जल्दी से मेरे रिलीज फॉर्म पे साइन करो। लेकिन टकला भी बोलता है मुझे नहीं लगता कि आप अभी सोसाइटी में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, तो बेटर होगा कि आप जब तक वेट करो जब तक हम तुम्हारे भाई को ढूंढ ना ले। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे टकले मैं तेरी कोई परमिशन लेने यहाँ पर नहीं आया। हीरो को इतने ज्यादा गुस्सा में देखकर डॉक्टर भी उसको जाने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन एक कंडीशन पर, जो कंडीशन अभी हमें भी नहीं बताया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर टकला और टकले की एक असिस्टेंट। टकला हमारे मेन कैरेक्टर को गाड़ी में बैठा देता है और ड्राइवर से बोलता है ये अभी अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, तो इसको गाड़ी थोड़ा स्लो चला के इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो। इसके बाद टकले की असिस्टेंट पूछती है वैसे डॉक्टर आपने उसकी इतनी ज्यादा मदद की, उसको कपड़े दिए, उसके हॉस्पिटल का बिल भरा और तो और उसे अपने पैसे से टैक्सी भी करवाई, इतना तो एफ रैंक हंटर को कोई हंटर एसोसिएशन भी नहीं करेगा, तो आपने उसको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज क्यों दी। फिर टकला बताता है कि उसको हमारे हीरो से स्टोरी सुननी थी जो कि उसने अभी आधी ही सुनी है। और ये सुनकर वो नर्स शॉक हो जाती है और टकला बोलता है क्या तुम किसी को बुला सकती हो जो ये डोर फिक्स कर सके। तो नर्स बताती है मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कोई आता ही होगा इसको ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसा किसने किया। फिर हमें पता चलता है इसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर होता है। इसका टकला अपने रूम के अंदर आके बैठता है और सोच रहा होता है कि बहुत दिनों बाद मैंने कोई ऐसा पेशेंट देखा है, ये मेरे लाइफ का दूसरा पेशेंट है जो कि इतनी ज्यादा पावर रखता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक टैक्सी में जो कि ट्रैफिक में फंसी होती है। इसी टैक्सी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और वहां पर न्यूज चल रही होती है फोन के अंदर, जहाँ पर बताया जाता है कि एक मिस कैलकुलेशन की वजह से एक डंजन ब्रेक हो चुका है जहां से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल रहे थे, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है हंटर एसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद हमें एक एड के द्वारा बताया जाता है सुपर नेचुरल पावरफुल फाइटिंग चैंपियन टूर्नामेंट के बारे में, जहां पर वर्ल्ड का 34 नंबर का रशियन हंटर मिखाइल की फाइट है वर्ल्ड के 48 नंबर के रैंक के हंटर ओरिजिन से, और जो इस फाइट को जीतेगा उसकी नेक्स्ट फाइट जापान के नंबर 1 हीरो से होगी। लेकिन ये सब देखकर हीरो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। फिर उसको डॉक्टर की एक बात याद आती है कि पहले की दुनिया और इस दुनिया में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। इसके बाद हमारा शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पे, बहुत बड़ी बिल्डिंग पे, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना अवेकन कार्ड दिखा रहा है और जो लड़की उसका कार्ड देख रही होती है वो बोलती है कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा कैसे रिजेक्ट कर दिया। फिर लड़की बताती है कि आप एक एफ रैंक हंटर तो हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको पॉइंट चाहिए होती है
जो कि आपके 4 पॉइंट अभी भी कम है। लेकिन हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा था कि अभी तो 2 हफ्ते पहले ही तो मैं पोर्टल से बाहर आया हूँ। ये सुनकर लड़की को विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि एफ रैंक मतलब नॉर्मल पर्सन, और नॉर्मल पर्सन पोर्टल से बाहर नहीं आ सकते वरना उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो पहले या तो किसी अवेकनिंग अकेडमी जाओ या फिर गिल्ड में जाकर पॉइंट कमाओ, और जब अवेकन हो जाओ फिर यहाँ आना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो, जिसका नाम पार्क है, वो सोच रहा होता है कि यहाँ का सिस्टम कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसके बाद हमारा सीन जाता है एक टैक्सी पर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और वो पूछ रहा होता है कि ये जो गेट है ये कितने दूर तक फैले हैं। टैक्सी वाला बताता है कि ये गेट पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और ये पूरे 100 गेट्स के हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे वो ऐप चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जो कि है सियोन गेट एरिया 27। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बिल्डिंग के तरफ जाने लगता है, जिसपे बड़े अक्षरों में लिखा होता है 27। फिर वहां जाने पर 2 ऑफिसर्स उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे हंटिंग करनी है। तो वो बोलता है मुझे हंटिंग आईडी दिखाओ। हमारे मेन कैरेक्टर के पास हंटिंग आईडी नहीं होती है। तो सोल्जर्स बोलते हैं कि हम सिविलियंस को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन तभी एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। उस तरफ देखें पता चलता है कि एक कार बहुत तेजी से आ रही होती है। उसके अंदर एक इंसान कार चला रहा होता है और एक मॉन्स्टर उसको खा रहा होता है, बहुत बुरी तरीके से उसको मार रहा होता है। और वो कार आती है बहुत तेजी से और जाके दीवार से टकरा जाती है, जिसके वजह से वो कार वहीं पर पलट जाती है। और इसी के साथ सारे के सारे सोल्जर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और एक बंदा हेल्प के लिए भी कॉल पे बोल देता है कि सब तैयार रहना। एंड इसके बाद ये सारे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर शीशे को तोड़ के बाहर निकलता है, सारे सोल्जर उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर पूछता है जो अभी सिविलियन आया था वो कहाँ पर गया। तो दूसरा ऑफिसर जवाब देता है कि लगता है कि वो सिविलियन यहाँ से मॉन्स्टर को देखने की वजह से डर के भाग चुका है। इसके बाद दिखाया जाए 27 नंबर एरिया के अंदर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अंदर घुस चुका है बाहर भागने के बजाय, और यहाँ पर वो मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू भी कर चुका होता है। और मॉन्स्टर को मारते वक्त इसको काफी सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और हमारे बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। जब तक इसको कुछ समझ आता तभी गॉगलिन्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो बी लाइक इन सभी को बिल्कुल इजीली खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है क्लास विंडो दिखाने में एरर हो रहा है। फिर इसे याद आता है कि जब वो जंगल में रहता था तब पर भी सिस्टम की आवाज आती थी, पर इसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सिस्टम अर्थ पर भी काम कर रहा है। उसे लगता है कि उसका स्टेट अभी लोअर है, इसीलिए ये सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी उसके सामने एक और नई विंडो आती है अचीवमेंट शॉप की, और वो क्यूरियस होकर उसे चेक करता है। फिर इसे पता चलता है कि इसे इनबिल्ड एक शॉप मिलता है जिसका यूज करके वो कहीं पर भी कुछ भी खरीद सकता है। और इसके पास अभी 7 एवोल्यूशन पॉइंट है, यानी अचीवमेंट पॉइंट है। और यहाँ पर शॉप में पानी और खाने के लिए कुछ ऑप्शन है जो कि कुछ खास नहीं है। लेकिन तभी उसको कोई पपी के रोने की आवाज आती है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है, एक पपी अपने मम्मी को जगाने का ट्राई कर रही होती है, जिसको देखकर हमें पता लग रहा है कि उसके पूरे बॉडी से खून निकले जा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनके पास जाता है और उस मरे हुए पपी की बॉडी को टच करके पता करता है कि इसको थोड़ा बहुत पॉइजन दिया गया है और ये जल्द ही मरने वाली है। और हमें देखकर ऐसा फील हो रहा होता है कि वो मरा हुआ डॉगी ऐसा बोलना चाहता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मेरे पपी का ध्यान रखना। इसके बाद वो मर जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट से निकाल के खाना पपी को कुछ खाने के लिए देता है एंड उसका चल जाता है गॉब्लिन्स के बॉडी को काउंट करने के लिए, जो कि टोटल 7 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ने उस डॉग मम्मी के लिए ग्रेवयार्ड भी बनाया होता है और जो पपी डॉग है उसको सहला रहा होता है, यानी कि पेट कर रहा होता है। एंड इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एरिया 27 के गेट पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होती है और सारे के सारे लोग हॉर्न बजाए जा रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों लगी है। लेकिन तभी उन सबके मुंह खुले रह जाते हैं जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी सारे ज़ॉम्बीज को, मॉन्स्टर्स को अपने पीठ पर लाद के ला रहा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इस बंदे ने अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज को कैसे मार लिया। इसके बाद हमारा बंदा उन ज़ॉम्बीज की बॉडी को बेचने के लिए जाता है और उसे मिलते हैं टोटल 2.1 मिलियन वॉन, और उनमें सबसे वैल्यूएबल आइटम था ब्लड स्टोन, जो ज़ॉम्बीज के हार्ट के अंदर होता है। और इनके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होगी उनकी प्राइस उतनी ही हाई होगी। और हमारे हीरो के पास कोई बैंक अकाउंट ना होने की वजह से वो लड़की हमारे हीरे को पूरा पैसा कैश में पे करती है और हमारा हीरो भी लाइक
अगर मैं एक हंटर बन जाऊंगा तो कितने कम टाइम में मैं एक अमीर बंदा बन जाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है एक रैंडम कन्वीनियंट स्टोर पर, जहां पर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। काउंटर वाला बंदा खुश होता है कि ब्लैक बंदे को जॉब मिल गई है और वो उसके बच्चे के लिए एक चॉकलेट भी देता है। इसके बाद ब्लैक जैकेट वाला बंदा चॉकलेट ले लेता है और अपने ट्रक को चलाते हुए यहाँ से चला जाता है गाना गाते हुए। थोड़ी देर में अपने घर पे पहुंच जाता है, तभी उसके पीछे से आवाज आता है पार्क जिनहू। फिर हमें समझ आता है ये हमारे मेन कैरेक्टर के भाई है, लेकिन उसे हमारे हीरो ने आवाज नहीं लगाई होती है। उसे कुछ लोग आके डायरेक्ट बिना किसी रीजन, बिना किसी बात के पंच मार देते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और इन्हें देखकर पता लग रहा है कि ये लोन शार्क वाले बंदे हैं जिन्हें इस बंदे से पैसा चाहिए। जिन्हों उन्हें 2.4 मिलियन वॉन देता है, जो इस महीने के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हिसाब से काफी होते हैं। लेकिन ये कमीड़ा बंदा ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। वो बोलता है 160 का तो प्रिंसिपल और 120 लेट एंट्रेंस फी वो कौन देगा, और हम जो तेरे 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं उसकी फीस कौन देगा। और ये सुनकर जिन्हू रोता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे बस 3 दिन का टाइम दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन ये कमीड़ा बंदा उसे बेल्ट की जोर के दे के मारता है। लेकिन जैसे ही कुछ बोलने वाला था तभी दूर से एक आवाज आती है जो कि जिन्हू को आवाज लगा रही होती है। और जैसे ही जिन्हू पीछे मुड़ के देखता है, उसको देखने को मिलता है हमारा हीरो यानी उसका भाई, बिल्कुल डेडली मोड के अंदर। और जिन्हों उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो मेरा भाई सूहो है। फिर हमारा बंदा उसके पास जाता है और पूछता है तू जुन्हो है ना। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें स्कूल के बंदे जुन्हो को पीट रहे होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद सुन्हो भी वहां पर आ जाता है। जुन्हो सुन्हो को देखकर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन सुन्हो उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। वो जुन्हो को अकेला छोड़ के चला जाता है। हमारे हीरो ने जुन्हो की कभी भी हेल्प नहीं की, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पूरी कंट्री में कई सारे एक्सप्लोजन हो रहे हैं और साथ ही कई सारे रेड पोर्टल अपीयर हो गए, जिनसे कई सारे मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं। जुन्हो भी घर में बैठ के ये सब देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे डोरबेल की आवाज आती है। वो दौड़ के गेट के पास जाता है, सोचता है कि वो उसकी मॉम होगी, लेकिन डोर खोलने में पता चलता है कि वो उसके नेबर हैं और वो उसको बताते हैं कि वो उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसके भाई के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी एक तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और कई सारे मॉन्स्टर बिल्डिंग के बाहर अपीयर हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक जाइंट आइज जुन्हो को देख रहा होता है, लेकिन सेकंडों में गायब भी हो जाता है। इसके बाद टाइम प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमारा हीरो काफी खुश है अपने भाई को देखकर और बोलता है तू पहले से काफी बड़ा हो गया है। और इधर जुन्हो को लगता था कि उसका भाई मर गया है, लेकिन आखिर जिंदा कैसे बचा। लेकिन तभी एक कमीड़ा बंदा बीच में इंटरप्ट करता है और बोलता है क्या ये तू श्योर है कि ये तेरा बड़ा भाई है। लेकिन हमारा हीरो इसका सर पकड़ता है और एज अ टॉय दूर फेंक देता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, क्या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताना कि मुझे इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये चैनल अच्छा है।